नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं उसका नाम है अपर्दन, यानी अपर्दन चक्र के विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जिसे हम अंग्रेजी में साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी भू आकृतियां विद्यमान हैं, चाहे हम बात करें पर्वत की, पठार की, या फिर अन्य भू आकृतियों के मैदानों की बात करें, तो सभी भू आकृतियां अपर्दन का शिकार होती हैं। यानी जो भू आकृतियां बनी हुई हैं वह है जो बाहरी तत्व हैं, पृथ्वी के जो वायुमंडल में जो तत्व विद्यमान है, चाहे वह वायु की बात कर लें, चाहे जल की बात कर लें, या फिर टेम्परेचर की बात कर लें, तो इन बाहरी तत्वों का जो प्रत्येक भू आकृति है उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव हो जरूर होता है। जैसा कि मान के चलिए, आज जो विशाल पर्वत है, जैसा कि हिमालय बहुत विशाल पर्वत है, परंतु जो विशाल पर्वत है उस पर भी जो गंगा नदी के द्वारा उस पर बहाया गया जल है, तो जल के माध्यम से बहुत विशेष विशेष गड्ढे उस पर बन जाते हैं, तो यह अपरदन का ही परिणाम है। जैसा कि जो काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो वह भी अपरदन का परिणाम है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग से जो लावा निकलता है, तो लावे पर जब अपरदनकारी प्रक्रियाओं पर का प्रभाव होता है, जिसमें जल का प्रभाव होता है, उसमें वायु का प्रभाव होता है, टेम्परेचर का प्रभाव होता है, तो उसके माध्यम से जब उसमें अपरदन होता है, तो उसके पश्चात उस लावे के पश्चात ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो पृथ्वी पर जो अपरदनकारी प्रक्रिया है, तो अपरदन का एक चक्र चलता है। उस अपरदन चक्र के माध्यम से जो जितनी भी भू आकृतियां हैं, चाहे हम पर्वत की बात करें, पठार की बात करें, मैदान की बात करें, तो इन भू आकृतियों पर इस अपरदन चक्र का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। तो उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न भू आकृतियां जो पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान है, उन पर अपरदन का पृथ्वी के जो बाहरी जो शक्तियां हैं, बाहरी फोर्स हैं, वायुमंडलीय फोर्स हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि जितने भी पर्वत का निर्माण हुआ है या फिर जो पठार का निर्माण हुआ है, वह आंतरिक शक्तियों के माध्यम से हुआ है। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं, तो आंतरिक शक्तियों की सहायता से पृथ्वी पर जितनी भी भू संरचनाएं, भू आकृतियां हमें दिख रही हैं, उनका निर्माण हुआ है। जैसा कि बात करें ढक्कन का पठार की बात करें, ढक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र में है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसका निर्माण पृथ्वी के जो भीतरी भाग से जब मेग्मा बाहर निकला, तो लावे के रूप में जब पृथ्वी के जो धरातल पर जम गया, तो वो जमने के पश्चात ही उसका मतलब ढक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। जैसा कि हिमालय के पर्वत की बात करें, तो हिमालय पर्वत का निर्माण जब दो प्लेटें, यानी यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, इसको हम पहले भी मतलब पिछले अध्यायों में समझ चुके हैं, परंतु यदि हम इसको ब्रीफ कर दें, तो यदि हम जो जो हम जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है वह भू सन्नति के सहारे हुआ है। जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां कभी तैतीस सागर हुआ करता था। तो जब जो यूरेशियाई भाग है, जहाँ आज चाइना विद्यमान है, जहाँ रसिया विद्यमान है, तो उस क्षेत्र में जो उस क्षेत्र को हम पहले जो जो प्लेट है उसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। और यदि जो भारतीय प्लेट है, जब दो प्लेटें इस एक दूसरे के किनारे आती थी, मतलब किनारे आ रही थी लाखों वर्ष पहले, तो यहाँ पर जो तैतीस सागर था, तो तैतीस सागर मलबा धीरे धीरे नदियों के द्वारा बहाकर जो मलबा लाया गया था, वह विद्यमान हो गया था। जब दो प्लेटें इस तरह से एक दूसरे की तरफ आई, तो जो मलबा था वह ऊपर मतलब एक हिमालय के रूप में विद्यमान हो गया। तो आज जो हिमालय पर्वत है, वह भी जो पृथ्वी के अंदर जो शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, उसका परिणाम है। परंतु पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं, उनके माध्यम से विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है, चाहे पठार की बात करें, चाहे पर्वतों की बात कर लें, या फिर महाद्वीप की बात कर लें। तो किसी भी जो संरचना है पृथ्वी की भू आकृति में हम देख सकते हैं, जो दृश्यमान संरचना है, तो उसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से हुआ है। परंतु पृथ्वी पर बाहरी शक्तियां विद्यमान हैं, यानी उस बाहरी शक्तियों का पृथ्वी के जो जो भू आकृतियां हैं, पृथ्वी के जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनी हुई हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से अपरदनकारी प्रक्रियाएं उस पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो उसको समझने के लिए, उसको समझना ही हम अपरदन चक्र में उसको समझेंगे, विस्तृत रूप से समझेंगे किस प्रकार से अपरदनकारी प्रक्रियाएं जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण भी करती हैं, क्षय भी करती हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक विद्वान है WM डेविस, तो WM डेविस महोदय ने जो अपरदन चक्र है उसको बड़ी विस्तृत तरीके से, बहुत व्याख्या सूक्ष्म तरीके से, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले 1833 में उनकी हम बात करें डेविस महोदय की, तो 1833 में उनके द्वारा एक सिद्धांत प्रकट किया गया था कि किस प्रकार से जो अपरदन का साइकिल है, जो इरोजन चक्र है, वह चलता है, वह संचालित होता है। तो WM डेविस महोदय के द्वारा 1833 में इसको विकसित करने का प्रयास किया गया, और जब उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में इस शोध पत्र को प्रकाशित किया गया। क्योंकि हम डेविस महोदय के विषय में बता दें कि डेविस महोदय उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ताल्लुक रखते थे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो मतलब दाएं दाएं तरफ या पूर्वी क्षेत्र में,
पूर्व में जो एक पर्वत है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत को देखकर उनके मन में विचार जागा कि किस प्रकार से इन पर्वतों पर मतलब जो जो बाहरी शक्तियां हैं, जो पृथ्वी की बाहर वायुमंडलीय शक्तियां हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उनके मन में कल्पना उत्पन्न हुई, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अपलेशियन पर्वत पर अपना शोध पत्र प्रकाशित किया, और उस शोध के माध्यम से उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से जो पृथ्वी पर अपरदनकारी प्रक्रियाएं हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने इसको समझाने के लिए जो जिस प्रकार से मानवीय जीवन होता है, तो मानवीय जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन चलता है, वह सबसे पहले बालपन की अवस्था, बचपन की अवस्था में होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था, यौवावस्था में आता है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी आती है उसमें, उसके बाद वृद्धावस्था आती है। तो जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चक्र चलता है, उसी प्रकार से जो अपरदन का चक्र भी, इरोजन का चक्र भी चलता है, उनके द्वारा ऐसा बताया गया। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, जो अपरदन चक्र को समझाने के लिए तीन स्टेप का सहारा लिया, 3 फेज का सहारा लिया। उनके माध्यम से कहा गया कि जो अपरदनकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो पृथ्वी पर जो चाहे पर्वत की बात कर लें हम, तो जितने भी जो अपलेशियन पर्वत है, चाहे किसी भी पर्वत की बात करें, तो जो पर्वत है उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया किस प्रकार से जो अपरदनकारी प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के वायुमंडलीय जो बाहरी शक्तियां हैं उनके सहारे हो रही हैं, और उन पर जो पृथ्वी पर भू आकृति है, ऐसे पर्वत है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने तीन स्टेप का सहारा लिया। सबसे उन्होंने पहले बताया उन्होंने स्ट्रक्चर, दूसरी जो प्रक्रिया बताई थी प्रोसेस, और तीसरी बताई थी स्टेज। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टेज। तो इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने अपने संपूर्ण सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे भी मानवीय शरीर की बात करें, तो मानवीय शरीर में प्रत्येक व्यक्ति के पास अंग है, किस पैर है, पेट है, इत्यादि जो शरीर के विभिन्न विभिन्न भाग हैं। तो यह मानवीय शरीर का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। उसी प्रकार से एक पर्वत है, एक पर्वत के पास में स्वयं की जो संरचना है, किस प्रकार से कितना लंबा ऊंचा पर्वत है, जो उसकी जो चट्टान है किस प्रकार मजबूत है, कठोर है, या फिर नरम है। तो उसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक जो आकृति होती है, जो पर्वत होता है, उसका अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी संरचना होती है। दूसरा उनके द्वारा तत्व दिया गया था, वह उसका नाम था, जो उनके द्वारा प्रोसेस के बताया गया, प्रोसेस। जिस प्रकार से मानवीय जो संरचना है, मानवीय जो ढांचा है, यानी जो शरीर है, तो उसको संचालित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया संचालित होती है। जैसे कि यदि जो भोजन ग्रहण करते हैं, खून का संचार होता है, और भी अन्य क्रिया, नैतिक क्रिया, दैनिक क्रिया हम निरंतर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसको संचालित करने के लिए तो दैनिक क्रिया हमें करने की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से यह दैनिक क्रियाएं अपरदन में भी होती है। तो अपरदन में दैनिक क्रिया किस प्रकार से होती है कि नदियों के द्वारा, जल के द्वारा, या फिर टेम्परेचर के द्वारा। जो चट्टानें होती हैं नदियों के द्वारा, जैसे हिमालय की बात करें, तो हिमालय में जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो जब गंगा नदी ऊपरी भाग से जब निचले भाग में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के रीजन में आते आते अपने साथ में जो हिमालय क्षेत्र का जो लावा है, जो मलबा है, उसको बहाकर अपने साथ में लेकर आती है, और उसको बंगाल की खाड़ी में क्षेपित करती है, उसको स्थानांतरित करती है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया चलती रहती हैं कि यहाँ का जो लावा था, यहाँ का जो मलबा था, यहाँ की जो उच्च भूमि थी, हिमालय की उच्च भूमि थी, उसको गंगा नदी ने उसको काटने का प्रयास किया। ठीक, तो यह जो प्रक्रिया चल रही है, यह अपरदन की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से मानवीय जो संरचना है, मानवीय जो ढांचे को चलाने के लिए इस जो प्रक्रिया है, उसी प्रकार जो पर्वत है, उसको जो आकृति है, उसको संचालित करने के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने बताई, तो वह प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया है। तीसरी उन्होंने बात की स्टेज की। तो इस जब प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया चलने का एक निश्चित समय होता है, प्रत्येक चीज का एक निश्चित समय होता है। जैसे मानवीय जीवन है, तो मानवीय जीवन का एक युवावस्था आती है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी आती है, फिर उड़ जाती है। ठीक, तो उसी प्रकार से इस पर जो अपरदनकारी प्रक्रिया है, तो अपरदनकारी प्रक्रिया में भी एक निश्चित समय होता है। पहले उन्होंने मान्यता दी थी कि सबसे पहले प्रत्येक पर्वत की एक युवावस्था आती है, यानी युवावस्था में प्रत्येक व्यक्ति मतलब जो जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जोशीला होता है, उसी प्रकार से जो युवावस्था में प्रत्येक जो पर्वत होता है, या फिर जो पठार होता है, वह उच्च अवस्था में होता है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा युवावस्था होती है, फिर मैच्योरिटी की अवस्था आती है, फिर उसके पश्चात एक ओल्ड अवस्था आती है, जो वृद्धावस्था आती है। तो जिस प्रकार से मान के चलिए जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पर जिस प्रकार से गंगा नदी है, तो गंगा नदी हिमालय पर्वत की यानी उत्तराखंड से संचालित होती है, उत्तराखंड से उद्भवित होती है। तो वहां से जब हिमालय जो गंगा नदी का उद्भव होता है, तो उद्भव के माध्यम से जब उद्भव होता है, तो वहां से जब हरिद्वार तक आती है, यानी उत्तराखंड से बहते हुए जब वो हरिद्वार तक आती है, तो ऐसा कहा गया है कि वह अपनी युवावस्था में है, ये अपनी अपनी यूथ अवस्था में है, क्योंकि उसकी गति बहुत तीव्र होती है। वह
बहुत अधिक तीव्र गति से अपने आप को बहाती है, अपनी धारा उसकी बहुत तीव्र होती है हरिद्वार तक, यानी उसकी युवावस्था है। यदि मैच्योरिटी की अवस्था की बात करें तो हरिद्वार यानी उत्तराखंड से बिहार तक उसकी मैच्योरिटी की अवस्था होती है, क्योंकि उतनी उसकी गति है वह धीमी हो जाती है, वह पेशेंस रखती है, धैर्य रखती है, उसकी जो धाराएं हैं उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, उतनी खतरनाक नहीं होती। तो इस प्रकार से जब उत्तराखंड हरिद्वार से आगे बढ़ती है बिहार तक, तो पटना तक, तो उसकी जो गति होती है वो मैच्योरिटी की अवस्था में, एक संतुलन की अवस्था में चलती है। और उसके पश्चात जो उसकी वृद्धावस्था आती है, यानी बिहार के पश्चात उसकी गति बहुत तीव्र गति हो जाती है, वह अपने आप को, अपनी जो धारा है उसको संचालित करने में अक्षम हो जाती है, और वह विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है, और आगे चलकर जो सुंदरबन का डेल्टा है वहां पर उसकी कई धाराएं विद्यमान हो जाती हैं, और आकर के बंगाल की खाड़ी में अपने आप को समर्पित कर देती है। तो जिस प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से नदियों पर प्रत्येक भू आकृति है उस पर जो अपरदन चक्र है उसका प्रभाव पड़ता है, अपरदन चक्र को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारी जो संरचनाएं विकसित हुई हैं उनका उन पर अपरदन का क्या प्रभाव पड़ता है, इरोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने डेविस ने अपने सिद्धांत के माध्यम से इस सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ट्रियो होता है, ट्रियो यानी स्ट्रक्चर की, इस प्रकार हमने बात की स्ट्रक्चर की, प्रोसेस की हमने बात की, उसके पश्चात हमने एक स्टेज की बात की कि किस प्रकार से समय चक्र चलता है। उस प्रकार से इन्होंने ट्रियो के माध्यम से अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो अपरदनकारी शक्तियां हैं, जो बाह्य शक्तियां हैं, जो पृथ्वी की जो वायुमंडलीय शक्तियां हैं, वह पृथ्वी पर विभिन्न संरचना है, विभिन्न आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, उन पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो इसको उन्होंने समझाने का इस सिद्धांत के माध्यम से प्रयास किया। ठीक, तो आइए हम चित्र के माध्यम से उसको समझ लेते हैं किस प्रकार से जो डेविस महोदय थे, तो उन्होंने अपने सिद्धांत में किस प्रकार से जो मतलब है जो अपरदन चक्र है उसको समझाने का प्रयास किया। चलिए उसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से जो WM डेविस हैं उनके द्वारा किस प्रकार से अपरदन चक्र का सिद्धांत दिया गया था उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए यहाँ पर एक अक्ष जो वाई अक्ष है उस पर उन्होंने हाइट की ली, ऊंचाई ली, और इसके पश्चात जो एक्स अक्ष है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्स अक्ष पर उन्होंने जो एज को दर्शाने का प्रयास किया, इस प्रकार से युवावस्था की, यूथ एज, मैच्योरिटी की एज, ओल्ड एज। तो उन्होंने इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ओल्ड एज को समझाने का प्रयास किया, उम्र को समझाने का प्रयास किया, और यहाँ पर जो वाई अक्ष है उस पर हाइट को दर्शाने का प्रयास किया। तो उनके द्वारा कहा गया था कि जैसे कि मान के चलिए कोई पर्वत है, तो ये पर्वत है, इतना विशाल यहाँ पर पर्वत है, तो एक पर्वत है, तो जब वह पर्वत का जो निर्माण होता है तो उनका जो सिद्धांत शुरू होता है वह पर्वत के यहाँ से शुरू होता है। तो जब पर्वत की अवस्था होती है वह अपने आप को जो ऊंचाई होती है वह उसकी ऊंचाई इतनी बहुत विस्तृत होती है, तो यहाँ तक मान के चलिए उसकी यह अवस्था है, जो उसकी यह अवस्था है यहाँ तक यदि समझ सकते हैं, तो इतनी यहाँ तक यह अवस्था है। तो युवावस्था में क्या होता है, जो पर्वत पर जितनी भी नदियां बहती है, पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है, पर्वत की जटिलता अधिक होती है, पर्वत का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है वह तीव्र होता है। यानी जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत वर्तमान में एक युवावस्था में है, अपनी जो युवावस्था है पर्वत युवावस्था में है। तो यहाँ पर युवावस्था को दर्शाने का प्रयास किया, परंतु जब जो मैच्योरिटी की अवस्था आती है तो उसका जो ढाल होता है तो धीरे धीरे वह कैसा होना जाता है, उसका जो स्लोप होता है वह धीरे धीरे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम, और यहाँ तक वह मैच्योरिटी की अवस्था में रहता है। ठीक, तो जब मैच्योरिटी की अवस्था जो रहती है जो प्रत्येक पर्वत की, तो जिस प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया, इतनी यहाँ से यहाँ तक उसकी मैच्योरिटी की अवस्था को दर्शाने का डेविस महोदय के द्वारा प्रयास किया गया था। इसके पश्चात यदि मान के चलें तो ओल्ड अवस्था आती है, और ओल्ड अवस्था जब ओल्ड अवस्था आ जाती है तो यहाँ पर संपूर्ण रूप से ओल्ड अवस्था, तो ओल्ड अवस्था में जो पर्वत जहां से शुरू हुआ था, यानी पर्वत यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी और वहीं पर पर्वत अपनी स्थिति में विद्यमान हो जाता है। तो विभिन्न जो शक्तियां हैं, चाहे नदियों के द्वारा, जैसे मान के चलिए नदियां है, यदि हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत अपनी यहाँ पर यो अवस्था में है, तो नदी यदि यहाँ से आएगी तो जब उसको नदियों के द्वारा इस हिमालय पर्वत को काटने का प्रयास किया जाएगा, उसके जो मटेरियल है उसको बहाने का प्रयास किया जाएगा, तो वह वर्टिकल बहाने का प्रयास करेगी, यानी लंबवत रूप से, जो अपनी जहां जहां गंगा नदी बह रही है वह अपनी घाटी को बढ़ाने, गहरा करने का प्रयास करेगी। ठीक, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हिमालय पर्वत है,
तो हिमालय पर्वत में जो गंगा नदी बहती है वह अपने आप को और गहरा करने का प्रयास करती है, क्योंकि कोई नदी है तो वह अपने आप को जितनी भी उसकी घाटी है, क्योंकि गंगा नदी की जो बहाव है यहाँ पर युवावस्था में वह बहुत तीव्र होता है, तो वह अपने आप को गहरा करने का प्रयास करती है। परंतु जैसे ही वो मेच्योरिटी की अवस्था में आती है, जैसे ही वो है हरिद्वार के बाद अपने आगे निकलती है, तो वह मेच्योरिटी की अवस्था में आती है और अपने आप को एक मतलब वह वर्टिकल की बजाय क्षैतिज रूप से काटने का प्रयास करती है, अपनी घाटी को चौड़ा करती है। यानी मान के चलिए, उदाहरण यहाँ पर देखते हैं इसको हम चित्र के, यदि यहाँ से उत्तराखंड से नदी निकली है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो गति जो उसकी गहराई है वह अधिक होगी, परंतु जैसे जैसे वह अपने आगे बढ़ती जाएगी उत्तर प्रदेश और अन्य रीजन में आएगी, उसकी चौड़ाई और विस्तृत हो जाती, चौड़ाई विस्तृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो मैच्योरिटी की अवस्था है, तो मैच्योरिटी की अवस्था में उसकी चौड़ाई वह अपने आप को उसके विस्तार करने का प्रयास करती है। तो यहाँ तक उसकी जो अवस्था है वह यूथ अवस्था है, तो यूथ अवस्था में अपने आप को गहरा करने का प्रयास करेगी, बहुत अधिक गहरा। परंतु जैसे ही वह मैच्योरिटी की अवस्था में आएगी, तो मैच्योरिटी की अवस्था में वह अपने आप को एक अपने आप के जो उसका रीजन है, जो एरिया है, उसको विकसित करने का, उसके जो आजू बाजू के क्षेत्र हैं उसको अपने आप में समाने का प्रयास करेगी। और जब वह ओल्ड अवस्था वृद्धावस्था में आएगी, तो बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से वह गिर जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पर जो जब चूंकि डेविस महोदय के द्वारा अपलेशियन पर्वत का उदाहरण लिया गया था, परंतु हम यहाँ पर हिमालय पर्वत की या फिर किसी अन्य पर्वत के उदाहरण की हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वह अपने आप की जो घाटी है उसको चौड़ा करने का प्रयास करेगी, इस प्रकार चौड़ा। यहाँ पर वह अपने आप को गहरा पकड़ने का प्रयास करेगी यूथ अवस्था में। तो इस प्रकार से जब यूथ अवस्था होती है किसी भी पर्वत की या फिर किसी भी संरचना की, तो ऐसा डेविस महोदय के द्वारा कहा गया था कि वह बहुत ही वर्टिकल, वह लंबवत गहराई करने का प्रयास करती है, वह बहुत गति की अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से जब जो यूथ अवस्था होती है, तो यूथ अवस्था में जिसको स्लोप होता है वह बहुत लंबा, मतलब उतना अधिक स्लोप मतलब ढलान नहीं होती है, परंतु जैसे जैसे मैच्योरिटी और जब वह वृद्धावस्था की अवस्था में आती है, तो अपने आप को जहां से शुरू करती है वहां पर खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा अपर्दन चक्र में यहाँ पर जल, वायु और तापमान इत्यादि का प्रभाव दिखाया गया है। ठीक, तो उनकी जो जो उनका सिद्धांत है वो यहाँ से शुरू होता है, यानी यहाँ से, यानी युवावस्था से उनका सिद्धांत शुरू होता है। और इसके पहले का सिद्धांत उन्होंने बताया है कि जो यह जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत यहाँ तक बन चुका है ना। तो यहाँ तक जो हिमालय पर्वत पहले से बना हुआ है, उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट लिया है। उन्होंने यह नहीं माना कि जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी तो यहाँ पर बाहरी शक्तियां को काम कर रही थी, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। ठीक, यह उनकी आलोचना है, हालांकि उनके सिद्धांत की यह आलोचना है कि जब जो जैसे कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जब उत्पत्ति हो रही थी, क्या उस समय जो बाहरी तत्व है, चाहे जलवायु या फिर कोई अन्य तत्व है, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यानी जब जो एक्सोजेनिक, यदि हम दो शब्द हैं यहाँ पर, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो उनके द्वारा संपूर्ण रूप से अपने सिद्धांत में एक्सोजेनिक फैक्टर को समझाने का प्रयास किया गया है। यानी उन्होंने एंडोजेनिक फैक्टर, यानी किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, उसको उन्होंने कांस्टेंट मान लिया है। यानी उन्होंने जो हिमालय पर्वत है या फिर कोई अपलेशियन पर्वत है, तो उसकी उत्पत्ति के पश्चात उसको दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने माना है कि जब तक उसकी उत्पत्ति होती है तब तक बाहरी जो एक्सोजेनिक जो क्रियाएं होती हैं, जलवायु इत्यादि कार्य नहीं करते हैं। जैसे ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है, उसके पश्चात ही जो एक्सोजेनिक जलवायु इत्यादि कार्य करके उसके ढलान को, उसके स्लोप को, नदी उसके मार्ग को काटती है, उसकी जो घाटी उसको चौड़ा करके धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी होते हुए अपने आप को खत्म करने का प्रयास करती है। वहां पर इसका सिर्फ जल के स्तर के समान हो जाता है, यानी जल के लेवल हो जाता है। तो उन्होंने कहा है, जो डेविस महोदय है, उनका सिद्धांत इस बात पर टिका हुआ है कि जो एक्सोजेनिक प्रक्रिया हैं वही सारा कार्य कर रही हैं, एंडोजेनिक प्रक्रियाओं को उन्होंने कांस्टेंट माना है। यानी उन्होंने हिमालय की उत्पत्ति को दर्शाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हिमालय की उत्पत्ति के जब तक उत्पत्ति हो रही है तब तक उन्होंने बाहरी क्रियाओं को नहीं माना है। यानी यहाँ से उनका सिद्धांत शुरू होता है। तो यह उनकी आलोचना है। हालांकि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी या फिर किसी अन्य पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी, तो उस समय भी जो बाहरी क्रिया है, जल इत्यादि, जल, वायु या फिर टेम्परेचर इत्यादि या फिर मानवीय क्रियाएं, सब कुछ बाहरी फैक्टर, जो बाहरी जो गतियां हैं वह सब कार्य कर रहे थे, परंतु उनके द्वारा इसको कांस्टेंट माना गया है। तो यह हम चूंकि समझ रहे थे कि डेविस का, MW डेविस के द्वारा किस प्रकार से अपरदन को समझाने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा दिया। यानी यदि हम भले ही उसकी आलोचना करें कि मतलब उन्होंने एंडोजेनिक फैक्टर्स को मतलब प्रभावकारी नहीं माना, परंतु उनका जो सिद्धांत दिया गया था, तो मान के चलिए जो हिमालय पर्वत है,
तो हिमालय पर जो पर्वत है अभी जो पर्वत की अवस्था में, वो धीरे धीरे यहाँ पर पठार की अवस्था बन जाएगा। यानी जो व्यक्ति मतलब जो युवावस्था है, अभी जो युवावस्था में है, वह आगे चलकर वृद्धावस्था में जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसा कि एक अरावली पर्वत है, यदि अरावली पर्वत को हम उदाहरण को देखें तो अरावली पर्वत क्या है, यदि विश्व के सबसे मतलब प्राचीन पर्वतों की हम बात करें तो प्राचीन पर्वतों में अरावली पर्वत एक पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि बहुत लाखों वर्षों पहले जो अरावली पर्वत का जिसका निर्माण हुआ था, उसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत से अधिक ऊंची थी, परंतु अपरदनकारी प्रक्रियाओं का यदि हम उसका साक्ष्य देखें तो उसके पश्चात उसकी ऊंचाई आज बहुत ही घट गई है, बहुत छट गई है। यानी जो बाहरी शक्तियां हैं, चाहे जल की बात कर ले, चाहे वायु की बात कर ले, उनके द्वारा अरावली पर्वत की जो विस्तार है उसको संकुचित कर दिया गया है, उसको सीमित कर दिया गया है। और अब अरावली पर्वत है वह अपने युवावस्था में, यदि हम कहें युवावस्था में चल रहा है। हिमालय पर्वत यूथ अवस्था में चल रहा है और जो अरावली पर्वत है वह युवावस्था में ओल्ड एज में चल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण और समझते हैं, जो गंगा का मैदान है, यदि हम गंगा के मैदान को देखें तो गंगा का मैदान चूंकि इसी अपरदनकारी प्रक्रियाओं का सबूत है, इसी अपरदनकारी प्रक्रियाओं का सहारा है, क्योंकि गंगा के जो जहां पर वर्तमान में गंगा का मैदान है वहां पर पहले हिमालय पर्वत हुआ करता था। परंतु जो हिमालय जो पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पर जब जो बाहरी तत्व हैं, जो बाहरी शक्तियां हैं, जो अपरदनकारी शक्तियां होती हैं, जब उन शक्तियों का हिमालय पर्वत पर प्रभाव हुआ तो उसके माध्यम से इस हिमालय पर्वत की जो अभी गंगा का जहाँ मैदान है वह कट छट कर उसके जो मलबा था उसको बहाकर उसको संतुलित करके मतलब वहां पर बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। और आज जहाँ का जो हमारा जो गंगा का मैदान है, जो विश्व के सबसे बड़े विस्तृत मैदान में आता है, जहाँ पर भारत देश की इतनी विशाल जनसंख्या निवास करती है, तो वह भी एक अपरदन का परिणाम है। यानी पहले वहां पर पहले प्राचीन स्थिति में वहां पर मैदान नहीं हुआ करता था, परंतु नदियों के द्वारा जब बहा कर उसके मतलब मिट्टी लाई, जब उसके मैदान में गंगा के मैदान में जब मलबे को लाया गया तो उसको यहाँ पर गंगा के मैदान में उसको स्थानांतरित कर दिया गया और इसके पश्चात ही गंगा के मैदान का उद्भव हुआ। अब यह प्रश्न उठता है कि गंगा के मैदान में क्यों मलबे को स्थानांतरित किया गया और कहीं क्यों नहीं स्थानांतरित किया गया। यदि आप इसको समझ सकते हैं, यदि जो ऊंचाई वाला भाग, जैसे उत्तराखंड एक ऊंचाई वाला भाग है और जो यूपी है वह नीचाई वाला भाग है, तो जब गंगा नदी इस क्षेत्र से आती है तो बहुत बड़ी संख्या में मलबा साथ में लेकर जाती है, परंतु जैसे ही मैदान में आती है उसकी शक्ति, उसका जो बहाव होता है वह बहुत ही कम हो जाता है, तो उसके पास उसकी शक्ति नहीं बचती है कि वो अपने साथ में लाए हुए मलबे को आगे ले जाकर जो बंगाल की खाड़ी में छेपत कर सके, इसलिए वह इसको यहीं पर स्थानांतरित कर देती है और इस प्रकार से यहाँ पर गंगा के मैदान का विस्तार हुआ, गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो डेविस महोदय थे, डेविस महोदय ने जो अपरदनकारी शक्तियों को बहुत सुंदर तरीके से किस प्रकार से अपरदन का घटना चक्र चलता है उसको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने यूथ, मैच्योर और ओल्ड अवस्था, जिस प्रकार से मानवीय जो ह्यूमन लाइफ होती है, तो ह्यूमन लाइफ से उन्होंने इस सिद्धांत को कंपेयर करने का प्रयास किया था। और चूंकि इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो है एमडब्ल्यू जो डेविस थे, तो डेविस के डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह बहुत सराहनीय प्रतीत होता है। उन्होंने अपरदनकारी शक्तियों को बहुत विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास किया। परंतु इसके पश्चात हम अगली वाली जो हमारा वीडियो होगा उसमें एक अन्य सिद्धांत को समझेंगे, एक अन्य विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। इन विद्वान का नाम है पेनिक महोदय के द्वारा भी अपरदन के चक्र को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा कहा गया था कि जिस प्रकार से डेविस महोदय ने अपरदन के चक्र को समझाया वह अपरदन का चक्र बहुत ही गलत है, बहुत ही अतार्किक है, निराधार है। तो उनके सिद्धांत उन्होंने किस प्रकार से इन अपरदनकारी शक्तियों को समझाने का प्रयास किया उसको हम अगले वीडियो में हमारे इसी लेक्चर के पश्चात समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जीके और जीएस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।